हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक है जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के नेतृत्व में एक दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इन दो बर्निंग इशू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक दिन का आपका क्लास जो है सो थोड़ा सा रुका था, और अभी चूंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कहने का अर्थ है कि दिल्ली से बाहर हूँ, तो कुछ दिनों के लिए आपको रिकॉर्डेड सेवा ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर जब मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा तो फिर आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास में हम जुड़ जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी आपको ऑनलाइन में रहता है वही आपको रिकॉर्डेड क्लास में भी मिलेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का लिंक समय से उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए सबसे पहले आपको जो अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देंगे। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है आमंत्रण क्लासेज, और जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है, मैंने ऐप भी बनवाया है, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया है, उस पर भी बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं जो आप देख सकते हैं। तो इन दोनों पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो इसमें आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है। दूसरा, आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसका डिस्कशन मिलेगा, और जो मुख्य परीक्षा है उसका मॉडल आंसर भी आपको प्राप्त होगा। तीसरा, सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का आपको क्लास लेक्चर भी मिलेगा। और चौथा क्या है कि भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी आपको आने वाले समय में क्लास मिलेगा। और साथ ही साथ क्या है कि आपको निबंध की कक्षाएं भी मिलेगी। ये तमाम सुविधाएं आपको क्या है कि जो YouTube चैनल है और जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस दोनों पर आपको मिलेगा। तो इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, तो इससे आप जुड़ जाइए। और इस संदर्भ में कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे पहले बताया कि ये सारा क्लास आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है। तो ये इस ऐप का लिंक है, आप डायरेक्ट लिंक से भी क्लास ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा आसान तरीका, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और फिर वहाँ भी जो बहुत सारा रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं और अपने सिलेबस को गति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए इन सूचनाओं की समाप्ति के बाद हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हम लोग समसामयिक घटनाक्रम के दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक हो जाएगा जो दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया है भारत के नेतृत्व में। तो दिल्ली डायलॉग पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये दिल्ली डायलॉग किस मुद्दे पर हुआ है, तो जो अफगानिस्तान वर्तमान में सर्वाधिक जियोपॉलिटिकल इशू का मुद्दा है, तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुआ है, एक इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, अभी COP26 सम्मेलन चल रहा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, और वहाँ पर क्या है कि उसी बीच में एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये 2022 के लिए है। तो आने वाले जो भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें इससे संदर्भित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो आपका पहला टॉपिक है ये आपका बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है, आईआर का टॉपिक है। और आईआर आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या है कि सेकंड पेपर में शामिल है। और जो दूसरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये मेंस में शायद आएगा, लेकिन इससे संबंधित यदि आपके पास आंकड़े उपलब्ध रहेंगे तो आपको निबंध लेखन में या किसी भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित मेंस के प्रश्न को लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि ये आपके लिए पीटी और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले टॉपिक जो पहला है उसका हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
तो टॉपिक जो हम लोगों का है वो क्या है, अफगानिस्तान मुद्दे पर। किस मुद्दे पर, तो अफगानिस्तान मुद्दे पर दिल्ली डायलॉग। अफगानिस्तान मुद्दे पर क्या है, दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, अफगानिस्तान मुद्दे पर दिल्ली डायलॉग। तो इस टॉपिक का जब हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या हो जाएगा कि हम लोग परिचय लेंगे, और परिचय में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है, तो ये देखेंगे। दूसरा जो दिल्ली डायलॉग हुआ है, तो इस दिल्ली डायलॉग का क्या है कि भारत के लिए महत्व क्या है, भारत के लिए महत्व क्या है, भारत के लिए महत्व, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है कि दिल्ली डायलॉग जो हुआ है वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली डायलॉग है इसमें जो घोषणा पत्र आया है इसको हम लोग दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र। तो दिल्ली डायलॉग में, दिल्ली घोषणा पत्र में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, साथ ही साथ इसमें और क्या है, तो अफगानिस्तान का भारत के लिए क्या महत्व है। हालांकि ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने एकेडमी पर पढ़ाता था, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व। तो इस पर भी हम आपको एक दिशा प्रदान कर देंगे कि क्या पॉइंट से आपको इसको देखना है। तो अफगानिस्तान के लिए भारत का महत्व क्या है ये हमें देखना है, और फिर लास्ट में आप इसको निष्कर्ष निकालेंगे जिस तरीके से हम लोग पहले निकालते आ रहे हैं निष्कर्ष। तो इस टॉपिक में जो अंतर्राष्ट्रीय इशू से संबंधित है इसमें हम लोग सबसे पहले परिचय, भारत के लिए सम्मेलन का महत्व क्या है, दिल्ली घोषणा पत्र जो है, जो इस डिक्लेरेशन में निकल कर आया है वो क्या है, फिर अफगानिस्तान का भारत के लिए क्या महत्व है, किस किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और फिर निष्कर्ष क्या आएगा। तो सबसे पहले अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो सम्मेलन का आयोजन हुआ है, बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ये 10 नवंबर को आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है, तो ये 10 नवंबर को आयोजित हुआ है, और 10 नवंबर 2021 को ये आयोजित हुआ है, 10 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ है। और 10 नवंबर 2021 को जो ये आयोजित हुआ है कहाँ पर हुआ है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में संपन्न होने का अर्थ है कि भारत की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन संपन्न हुआ है, भारत की अध्यक्षता में। तो ये 3 पॉइंट जो है सो आपको ध्यान में रखना, और जब आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है अभी अफगानिस्तान और उसके आसपास केंद्रित है, तो इस दृष्टिकोण से भी इस सम्मेलन का बड़ा महत्व है। इस सम्मेलन का भारत के लिए प्रेजेंट सिनेरियो के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो भारत के लिए इस सम्मेलन का जो प्रेजेंट सिनेरियो के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन में ईरान भी शामिल था, ईरान के साथ साथ इसमें रूस शामिल था, और रूस के साथ इसमें मध्य एशिया के 5 देश शामिल थे, मध्य एशिया के 5 देश, मध्य एशिया के 5 देश शामिल थे। तो मध्य एशिया के जो 5 कंट्री हो जाएंगे वो कौन कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये और कजाकिस्तान, ये सभी देश इसमें शामिल है। इसमें ईरान भी शामिल है, रूस भी शामिल है, और मध्य एशिया के 5 देश शामिल है। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ पर है, भारत में हुआ है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अभी भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है, भारत की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि भारत के बिना नकारा नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये है मेरे कहने का कि भारत के बिना अफगानिस्तान के किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय इश्यू को सुलझाना संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि इस डायलॉग में भारत की केंद्रीय भूमिका थी, भारत की क्या है, केंद्रीय भूमिका थी। और जब इस डायलॉग में भारत की केंद्रीय भूमिका थी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सम्मेलन भारत के लिए किस तरीके से मायने रखता है। तीसरा, इस सम्मेलन में जो रूस और ईरान शामिल है,
तो रूस और ईरान का शामिल होने का अर्थ है कि यह एक तरीके से पाकिस्तान और चीन के बिना संपन्न हुआ, पाकिस्तान और चीन के बिना संपन्न। और जब पाकिस्तान और चीन के बिना संपन्न हुआ तो ये भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम हो, पाकिस्तान चाहता ही है। पहले रूस भी जो था सब इसका स्टैंड क्लियर था कि वो चाहते थे, लेकिन अब इस सम्मेलन में इनका शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि ये बदलते हुए सिनेरियो का संकेत कर रहा है और भारत की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी व्यक्त कर रहा है। तो पाकिस्तान और चीन के बिना संपन्न हुआ है, उसको धता बताते हुए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और चौथा सबसे प्रमुख बात, जो सम्मेलन का घोषणा पत्र है जिस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, तो सम्मेलन का जो घोषणा पत्र है वो बेसिकली भारतीय दृष्टिकोण से, और न केवल भारतीय दृष्टिकोण से बल्कि जो यह क्षेत्र है इस क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी बड़ा मायने रखता है। तो भारत के लिए प्रेजेंट सिनेरियो के दृष्टिकोण से क्या है कि ईरान का शामिल होना भारत के गल्फ कंट्री से संबंध अच्छे होने का सूचक है और अन्य जगहों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। रूस का इसमें शामिल होना भारत और रूस के संबंधों को अच्छी स्थिति में जाने का संकेतक है। और मध्य एशिया के 5 देशों का भी शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि ये देश भारत के साथ अच्छे संबंध के इच्छुक हैं और ये सभी देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रही है उस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में, या जिस तरीके का इशू है उसको सॉर्ट आउट करने में भारत की केंद्रीय भूमिका के बिना संभव नहीं है। तो ये भारत के लिए एक लीडिंग जियोपॉलिटिकल स्थिति है, यानी कि इसमें भारत की कुछ बेनिफिशियल स्थिति हमें दिखाई देती है। हालांकि इसमें 11 तारीख को जो है सो एक पाकिस्तान में भी समिट आयोजित हुआ है जिसमें चीन और रूस भी शामिल है। ये पैरेलल एक दिन के बाद हुआ है, तो उसमें क्या आउटपुट आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जो ये दिल्ली घोषणा पत्र है, इस दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल है, दिल्ली घोषणा पत्र में ये हमें देखना है। दिल्ली घोषणा पत्र, तो जो दिल्ली घोषणा पत्र है इसमें क्या क्या शामिल है वो हमें पॉइंट वाइज देखना है। तो सबसे पहले इस दिल्ली घोषणा पत्र में जो है अफगानिस्तान की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात की गई। अफगानिस्तान की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात की गई कि किसी भी कीमत पर जो है अफगानिस्तान की एकता और अखंडता क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। और न केवल अफगानिस्तान की एकता और अखंडता बल्कि दूसरा इसमें यह भी शामिल किया गया कि क्षेत्रीय संप्रभुता भी बनी रहनी चाहिए, क्षेत्रीय संप्रभुता भी बनी रहनी चाहिए, क्षेत्रीय सोवर्जिनिटी भी क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट जो है एक तरीके से चीन और पाकिस्तान के लिए है, जो आप कह सकते हैं चीन और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क यहाँ पर चाहते हैं कि तालिबान की सत्ता कायम हो। चीन वैसे ही चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी लीडिंग भूमिका हो जाए, पाकिस्तान लगा ही हुआ है। और क्षेत्रीय संप्रभुता, चूंकि चीन इस बीच में भी मैंने आपको बताया था कि एक बॉर्डर कानून लाया है जो भारत के हितों के प्रतिकूल जा रहा है, तो क्षेत्रीय संप्रभुता का कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण। ये दोनों पॉइंट जो है सो बेसिकली चीन और पाकिस्तान से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तीसरा इसमें यह शामिल था कि अफगानिस्तान के इशू पर जो है संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। अफगानिस्तान की इशू पर क्या होना चाहिए, तो अफगानिस्तान की इशू पर संयुक्त राष्ट्र की, यूएनओ की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, केंद्रीय भूमिका। इसका अर्थ ये हुआ कि अफगानिस्तान का जो इशू है, चाहे वो मानवाधिकार का मामला हो, वहाँ से शरणार्थियों के पलायन का मामला हो, वहाँ जो तालिबान की सरकार बनी है वो जो समावेशी सरकार नहीं है, जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है उन सब को कंट्रोल करने में एक क्षेत्रीय स्थिरता, क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, शांति बनी रहे अफगानिस्तान में, इस सब में क्या होनी चाहिए, यूएनओ की भूमिका को स्वीकारा गया कि उसकी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। और भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मजबूती का पक्षधर रहा है, तो इस दृष्टिकोण से भी भारत के पॉइंट को समझना है। तीसरा,
चौथा इसमें यह भी शामिल किया गया दिल्ली घोषणा पत्र में कि अफगानिस्तान को टेररिज्म का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना है। अफगानिस्तान को क्या है, अफगानिस्तान को आतंकवाद का, सबसे मुख्य बात यही, आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहिए, केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। तो इसमें यह भी शामिल किया गया दिल्ली घोषणा पत्र में। चूंकि वहां पर जो सरकार बनी है, जैसे पहले भी आपको बताया था कि जितने उसमें हैं जो सरकार में अफगानिस्तान में, वो उसमें अधिकांश यूएनओ की लिस्ट में शामिल टेररिज्म है। और जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान की तहरारे जो ग्रुप है वो भी उस सरकार में शामिल है। तो आशंका बन रही है कि उस क्षेत्र में फिर से आतंकवाद का जो है सो प्रभाव बढ़ सकता है, और टेररिज्म का यदि वहां पर प्रभाव बढ़ता है तो ये क्षेत्रीय अस्मिता पर प्रभाव करेगा, इस क्षेत्र के शांति को प्रभावित करेगा, अन्य देशों के संबंधों को भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। तो इसलिए अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र नहीं बनने देना है। पांचवा, इस सम्मेलन में यह भी शामिल किया गया कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के प्रशिक्षण, आतंकवाद के क्या कि जो ट्रेनिंग केंद्र है, तो आतंकवाद के प्रशिक्षण, और न केवल आतंकवाद के प्रशिक्षण बल्कि आतंकवाद के वित्त पोषण को भी रोकने का प्रयास होना चाहिए, वित्त पोषण को रोकने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि यदि वहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते रहेंगे, कई देशों से उनको फंडिंग मिलती है, वो फंडिंग चलते रहेगी, तो निसंदेह जो है सो वहां पर जो आतंक की स्थिति है वो और उभर सकती है, और ये क्षेत्रीय शांति के लिए खतरे का संकेतक हो जाएगा। इसलिए आतंकियों के प्रशिक्षण और उनके वित्त पोषण पर भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया। साथ ही छठा इसमें क्या गया कि अफगानिस्तान को मादक पदार्थों के तस्करी का केंद्र नहीं बनने देना है, मादक पदार्थों के तस्करी का, क्योंकि अफगानिस्तान जो है सो तस्करी का केंद्र नहीं बनने देना है, क्योंकि यहाँ अफीम का उत्पादन होता ही केंद्र नहीं बनने देना है। और जाहिर सी बात है कि यदि आतंकियों का प्रभाव बढ़ता है तो फिर यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी देश के अन्य देशों में हो सकती है, भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है, और वो क्षेत्रीय शांति के लिए, मानवता के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इस डायलॉग में यह भी शामिल किया गया घोषणा पत्र में कि अफगानिस्तान को मादक पदार्थों के तस्करी का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना है। सातवां, इस डायलॉग में शामिल किया गया कि मानवाधिकारों का क्या होना चाहिए, किसी भी कीमत पर संरक्षण होना चाहिए, ह्यूमन राइट का, मानवाधिकारों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, मानवाधिकारों का संरक्षण। क्योंकि अफगानिस्तान का यदि आप 3-4 महीने से इशू का बेहतर तरीके से वॉच कर रहे होंगे तो बड़े पैमाने पर वहां से लोगों का पलायन हुआ है शरणार्थी के रूप में। आपने देखा होगा कि प्लेन पर चढ़ते हुए लोग गिर रहे थे, तो और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यह भी इसमें शामिल किया गया। सातवां, आठवां पॉइंट इसमें यह शामिल किया गया कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बननी चाहिए, समावेशी सरकार बननी चाहिए। कैसी सरकार बननी चाहिए, समावेशी सरकार बननी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय शक्तियों को प्रयास करना चाहिए, बननी चाहिए। समावेशी सरकार का अर्थ है कि इसमें अभी जो सरकार है उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, अफगानिस्तान के जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनको भी सरकार में स्थान नहीं दिया गया। तो समावेशी सरकार कहने का अर्थ है कि इस सरकार में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, महिलाओं को, और अफगानिस्तान के जो अन्य समुदाय के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोगों का भी क्या होना चाहिए, समुदाय को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तभी एक समावेशी सरकार होगी जो अफगानिस्तान के विकास पर काम कर सकती है। आठवां, नौवां, इसमें यह भी शामिल किया गया कि जो है सो ये जो देश थे कि हम आपस में कैसे, हम आपस में अफगान समस्या पर किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, हम आपस में अफगान इशू पर
अफगान इशू पर किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, यह भी इसमें शामिल था, सहयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भारत इसमें शामिल था, जो रूस इसमें शामिल था, जो ईरान और मध्य एशिया के 5 देश, ये सभी देश अफगानिस्तान का जो इशू है, जो पॉलिटिकल इशू है, इसमें भारत रूस सभी एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, इस पर गहन मंथन करने की जरूरत है। ये इस डायलॉग में शामिल किया गया। और 10वां कि अफगान नागरिकों की सहायता करने का भी, अफगान नागरिकों का क्या है कि सहायता करने का प्रस्ताव लाया गया। अफगान नागरिकों का किसी भी कीमत पर सहायता होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सहायता, कीमत पर सहायता। तो इस तरीके से क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि इस दिल्ली डायलॉग या दिल्ली घोषणा पत्र में जो पॉइंट शामिल है वो प्रत्यक्षतः भारत के हितों से संबंधित है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में पहली तालिबान था, उसी समय भारत का प्लेन हाईजैक किया गया था और वो अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ले जाया गया था। प्रत्येक दृष्टिकोण से ये जो पॉइंट है भारत के महत्व को रेखांकित करता है और भारत के लिए क्या महत्व होगा उसका। तो इसी तरीके से आपको 10 पॉइंट याद रखना है दिल्ली घोषणा पत्र में। पहला क्या है कि अफगानिस्तान की एकता और अखंडता बनी रहे, अफगानिस्तान के साथ साथ इस क्षेत्र की क्षेत्रीय संप्रभुता बनी रहे, अफगानिस्तान की इशू में यूएनओ की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, अफगानिस्तान को टेररिज्म का सेंटर नहीं बनने देना है, आतंकवाद के प्रशिक्षण और वित्त पोषण को रोकना है, मादक पदार्थों के तस्करी को रोकना है, मानवाधिकारों का वहाँ पर जो है सो संरक्षण होना चाहिए, एक समावेशी सरकार बने जिसमें महिलाओं की भूमिका हो, पाक अफगान के अन्य समुदायों की भूमिका हो, ताकि लोग इंटरनेशनल समुदाय का इनके ऊपर विश्वास बढ़ सके। और फिर ये जो देश शामिल थे, इन्होंने यह कहा कि हम लोग आपस में कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं अफगानिस्तान इशू पर, वो भी इसमें शामिल था। और अफगान नागरिक का किसी भी कीमत पर हमें सहायता करना चाहिए। अब अफगानिस्तान भारत के लिए किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान का महत्व। तो अफगानिस्तान का महत्व क्या है भारत के लिए, भारत के पर्पस से हम लोग इस पर, तो हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपको किस किस दृष्टिकोण से देखना है। और चूंकि हमने पहले भी कई सारे वीडियो में पढ़ा है, यदि आप मेरा रेगुलर देखते होंगे तो आप कोरिलेट हो जाएंगे। इसे पॉइंट में आउट कर देता हूँ और यदि इसके संदर्भ में आपको विश्लेषण की जरूरत होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले अफगानिस्तान का भारत के लिए जो महत्व है वो आपको एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है ये देखना है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से यानी कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से क्या महत्व है, ये एक आपको देखना है भारत के दृष्टिकोण से। दूसरा आपको देखना है कि आतंकवाद के दृष्टिकोण से भारत के लिए क्या महत्व है, आतंकवाद के दृष्टिकोण से। तीसरा आपको देखना है कि अफगानिस्तान जो है भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से क्या मायने रखता है, भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों मुल्कों के व्यापार की इसमें चर्चा करना है। चौथा आपको देखना है कि अफगानिस्तान भारत के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या मायने रखता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या मायने रखता है। पांचवा अफगानिस्तान भारत के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से क्या मायने रखता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पड़ोस में यदि कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का पतन होता है किसी कारण से तो कहीं नहीं कहीं यह व्यवस्था अन्य मुल्कों को भी, देश को भी प्रभावित करता है। छठा आपको देखना है कि मध्य एशिया से पहुंच, मध्य एशिया के दृष्टिकोण से, मध्य एशियाई मुल्कों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, मध्य एशियाई मुल्कों के दृष्टिकोण से। फिर सातवां आपको देखना है कि ऊर्जा कूटनीति के दृष्टिकोण से, ऊर्जा कूटनीति, एनर्जी पॉलिटिक्स, ऊर्जा कूटनीति के दृष्टिकोण से जो है क्या महत्व है, क्योंकि एक तापी गैस पाइपलाइन परियोजना है जो अफगानिस्तान से होकर आने, हालांकि ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन ऊर्जा कूटनीति के दृष्टिकोण से भी आपको देखना है। और आठवां सबसे बड़ी बात है
कि इसमें चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भी अफगानिस्तान की क्या महत्व है भारत के लिए, चीन और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। चीन और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से 9वां भारत ने जो अफगानिस्तान में भारत द्वारा अफगानिस्तान में जो आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया, वहाँ के लोकतांत्रिक विकास के लिए, लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तो भारत द्वारा अफगानिस्तान में जो निवेश किया गया आधारभूत संरचना के ऊपर, इस दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यदि वहाँ पर तालिबान लंबे समय तक कायम रहता है और भारत की स्थिति कमजोर पड़ती है, तो भारत के ये सारे निवेश का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको मूल्यांकन करना, इसी को IR कहते हैं। डिफरेंट एंगल से आप जब देखते हैं तो आता है। इन सभी पर आप एक बार सोचिएगा, और यदि आपको लगे कि इस पर मुझे डिटेल से जानकारी चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। तो ये जो अफगानिस्तान का इशू था, आपने इसको समझ लिया, चर्चा में क्यों है, भारत के लिए क्या महत्व रखता है, दिल्ली डायलॉग में क्या क्या शामिल था, भारत के लिए जो है अफगानिस्तान कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है, 9-10 पॉइंट आपको बताया, और फिर आप निष्कर्ष निकालेंगे। अब जो दूसरा टॉपिक आज का है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन परफॉर्मेंस सूचकांक 2022। ये सूचकांक एक ऐसे समय में आया है जब कोप क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसी दौरान ये आया है। तो सबसे पहले क्या है कि चर्चा में रहने का कारण क्या है, चर्चा में रहने का कारण, तो चर्चा में रहने का कारण क्या होगा ये सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि करंट इशू है तो ये इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसके कारण किसके द्वारा जारी किया जाता है ये हमें जानना है, किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। कई बार स्टेट PCS सब में या UPSC सब में भी इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है किस संस्था, किस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप बताएं। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये हमें जानना है, किसके द्वारा जारी किया जाता। तो किसके द्वारा जारी किया जाता, इसमें जो है सो दो दृष्टिकोण से इसमें एक और हो जाएगा कि जो रिपोर्ट है वो मुख्य रूप से इसमें क्या कहा गया है रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है हमें ये भी देखना है, रिपोर्ट में क्या शामिल है। तो इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के प्रमुख जो बिंदु हो जाएंगे वो प्रमुख बिंदु, और जो प्रमुख बिंदु हो जाएंगे तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक सेक्शन आप भारत के लिए अलग से बना सकते हैं भारत, और दूसरा इसमें ग्लोबल जो कंडीशन है कुछ देशों की वो आप इसको देख सकते हो, और फिर आप इसमें निष्कर्ष पर चले जाएंगे। तो प्रमुख बिंदु को आप इस तरीके से दो सेक्शन में बांट लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये निष्कर्ष आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक है। मेंस में आपको कहाँ पर ये काम देगा, तो मेंस में जब आप कोई ऐसे लिखते रहेंगे, कोई प्रश्न लिखते रहेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और वहाँ पर यदि इस तरीके की कोई डाटा की जरूरत पड़ती है तो आप यदि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के आंकड़े को रिप्रेजेंट कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो आपके आंसर की क्वालिटी क्या है बढ़ जाएगी और आप अधिक नंबर उठा पाएंगे। तो यही चीजें होती है, ध्यान में रखना होता है कि किस मटेरियल को हम कहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, तो क्लियर है कि ये जो है सो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये 10 नवंबर को जारी किया गया। 10 नवंबर 2021 को क्या किया गया है, 21 को जारी किया गया है। इसके कारण क्या है ये चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं पहले ही बताया कि ये और मायने रखता है
जब विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर कोप सम्मेलन में जुटे हुए हैं, जो अब अपने अंतिम कगार पर है, और उसी बीच में ये आया है किस देश का क्या परफॉर्मेंस है, तो ये बड़ा मायने रखता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है ना 2 संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2 संस्था मिलकर जारी करते हैं। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो 2 संस्था मिलकर जारी करते हैं। इसमें एक है जो जारी किया जाता है कि जर्मन वाच संस्था न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। एक इसमें संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं जर्मन वाच संस्था है। जर्मन वाच संस्था न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। और दूसरा जो इनका सहयोग करते हैं इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करने में, वो है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। किसके द्वारा, तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे 2 संस्थाएं हैं, एक जर्मन वाच संस्था न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और दूसरा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस सम्मेलन ये जो रिपोर्ट है इसमें जो प्रमुख बिंदु है, और प्रमुख बिंदु को हमने क्या कर दिया है 2 सेक्शन में रख दिया है प्रमुख बिंदु। तो उसी तरीके से आपको ध्यान में भी रखना है, एक इसमें भारत के दृष्टिकोण से क्या है भारत, और दूसरा जो ग्लोबल सिनेरियो है वो क्या है, वो हमें देखना है जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो ग्लोबल कंडीशन है इसमें ग्लोबल जो सिनेरियो है वो। तो ग्लोबल सिनेरियो में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान खाली है, किसी भी मुल्क को प्राप्त नहीं हुआ है। इस जलवायु परिवर्तन सूचकांक में दूसरा स्थान भी खाली है, किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, और तीसरा स्थान भी खाली है, अर्थात जिस मानकों के आधार पर इसको जारी किया जाता है उस मानक को प्राप्त करने में विश्व के कोई भी देश सफल नहीं रहे हैं। इसलिए ग्लोबल सिनेरियो में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो क्या है, बिल्कुल खाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जो चौथा स्थान है, जो 4th स्थान है वो किसका है, तो 4th स्थान जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क का। जो 5वां स्थान है वो किसका है, तो 5वां स्थान आपका स्वीडन का है, 5वां स्थान स्वीडन का है। जो 6ठा स्थान है वो किसका है, तो 6ठा स्थान जो है वो नॉर्वे का है। जो 7वां स्थान है वो किसका है, तो यूनाइटेड किंगडम का है, ग्रेट ब्रिटेन का। जो 8वां स्थान है वो किसका है, तो 8वां स्थान अफ्रीकी कंट्री मोरक्को का है, मोरक्को का। और जो 9वां स्थान है वो किसका है, तो 9वां स्थान आपका चिली का है, चिली का। और 10वां स्थान जो है वो किसका है, तो भारत का। तो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है, और यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत टॉप 10 कंट्री में रहा है। लगातार तीसरा वर्ष है, लगातार तीसरा वर्ष जब भारत टॉप 10 कंट्री में शामिल रहा है, टॉप 10 देश में शामिल है, टॉप 10 देश में शामिल है। तो भारत के लिए ये रिपोर्ट एक सुखद स्थिति वाली है। और आपने देखा भी होगा कि जो कोप क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें भारत एक तरीके से नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है, कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिया गया वो साकार होने जा रहा है। कई देश के प्रधानमंत्रियों ने इसके लिए उनकी जो है सो भूरी प्रशंसा की है। फिर भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का टारगेट दिया है। फिर अभी आपने देखा है कि जो है सो एक और इसमें अचीवमेंट निकल कर आया है कि 2045 तक जो जीवाश्म ऊर्जा आधारित वाहन है उसको कंट्रोल करने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि कुछ देशों ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन तय किया गया है।
तो भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आया, और नेतृत्वकर्ता का यदि परफॉर्मेंस बेहतर है तो ये अन्य देशों के लिए क्या होगा, प्रेरणा का काम करेगा। चीन जहां फीसदी है, अमेरिका की स्थिति फीसदी है, वहीं भारत की स्थिति इसमें क्या है कि काफी बेहतर है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये भी यहाँ पर तो पहला दूसरा तीसरा स्थान तो है नहीं, चौथा स्थान याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। तो चौथे स्थान पर कौन है, डेनमार्क हो जाएगा। और अपने देश का याद रखना है जो क्या है, जो है सो 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, किस आधार पर जारी किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है। तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, 4 आधार या 4 मानकों पर जारी किया जाता है। ये 4 मानकों पर, 4 नॉर्म्स पर जारी किए जाते हैं, 4 मानकों पर। और जिन 4 मानकों पर ये नॉर्म्स जारी किए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, उसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में किस देश ने कितनी प्रगति की है, ये एक मानक होता है। दूसरा इसमें होता है ऊर्जा उपभोग, यानी कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग का स्तर क्या है वो। तीसरा इसका मानक है किसी देश के द्वारा विकास कार्यक्रम में पर्यावरणीय नीति को कितना महत्व दिया जाता है वो। और चौथा इसमें है कि कौन सा मुल्क कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो कौन सा मुल्क कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ये भी इसमें शामिल है। ये 4 मानक इसमें शामिल हैं। इन 4 मानकों में क्या है कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा का मानक है, इसमें भारत का औसत प्रदर्शन रहा है। कैसा प्रदर्शन रहा है भारत का, तो औसत प्रदर्शन। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन कैसा बताया गया, औसत प्रदर्शन। शेष जो 3 क्षेत्र है, इसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा बताया गया है, अच्छा प्रदर्शन है भारत का, अच्छा प्रदर्शन बताया गया है। और इसी कारण से क्या है कि भारत को टॉप 10 कंट्री में शामिल किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा परफॉर्मेंस में जो पहला स्थान है वो नॉर्वे को मिला है। इसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान इसमें नॉर्वे को मिला है। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन इंडेक्स है, ये किस मानक पर जारी किया जाता है। तो ये 4 मानक हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति, ऊर्जा उपभोग का दर क्या है, विकास कार्यक्रम में पर्यावरणीय नीति का कितना महत्व, और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना कोई मुल्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक स्थिति आपको बता ही दिए हैं। आज के पेपर में यानी कि 10 नवंबर के पेपर में 2 फैक्ट वाले जो पॉइंट हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। 2 फैक्ट वाले पॉइंट, तो 2 फैक्ट वाले पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक ये है कि अमेरिका जो है, अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना है। अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का क्या बना है, ISA का सदस्य बना है। और जो अमेरिका ISA का सदस्य बना है, ये 101वां सदस्य बना है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर चल रहा था, और जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, उसके पास पूंजी है, टेक्नोलॉजी है, और तब यदि वो इस अलायंस में आया है तो ये अमेरिका के साथ साथ विश्व के लिए भी एक अच्छी सूचना है। क्योंकि जब जो डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिकी राष्ट्रपति, तो वो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से अमेरिका को अलग कर चुके थे। और अभी आपने देखा है कि जो बाइडेन की सरकार ने ग्लासगो में पार्टिसिपेशन भी किया है, रूस चीन उसमें उपस्थित नहीं, तो उन्होंने आलोचना भी की है। और अब जो है सो ISA का वो सदस्य बने हैं, जिसका अर्थ है कि अमेरिका का जलवायु परिवर्तन के प्रति जो पहले का नीति था वो चेंज हो रहा है, और उसमें संवेदनशीलता आती जा रही है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपको पूछा जा सकता है जो समीक्षा अधिकारी में, उत्तर प्रदेश
देश का पहला राज्य बना है जिसने नेट जीरो उत्सर्जन की ओर कदम उठाया। पहला राज्य जिसने नेट जीरो उत्सर्जन की ओर कदम उठाया है, नेट जीरो उत्सर्जन की ओर कदम। भारत का जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का टारगेट है, उस तरफ यूपी सरकार ने कदम उठा दिया है। और क्या किया है, तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है, मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका उत्सर्जन कितना है, कार्बन उत्सर्जन, ये भी जाना जा सकता है। और आप क्या करेंगे, जितना आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उस अनुपात में आप क्या करें ताकि आप खुद कार्बन न्यूट्रल हो सके। यह इसके लिए आपको तमाम उसमें सूचनाएं भरनी होगी। तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे जो जो सूचनाएं मांगी जाएगी वो आप भरते जाएंगे, तो लास्ट में आपको बताएगा कि आप इतनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और इस अनुपात में आपको ये करना है खुद को नेट जीरो करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट मुझे लगा कि अच्छा पॉइंट है, इसलिए आपके सामने बता दिया है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्दी जैसे मैं अपने मूल स्थान पर पहुंच जाऊंगा, प्रवासी जो मैं हूं अभी, माइग्रेट पर्सन, वो समय मेरा बीत जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, फिर से आपके साथ लाइव में मैं जुड़ जाऊंगा। तब तक YouTube पर आप जो है सो अपलोडेड वीडियो जो है उसका आनंद उठाइए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो सभी को धन्यवाद है इस वीडियो को देखने, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।